हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो यूपी की नोटिफिकेशन हमारे सामने अब आ चुकी है। टोटल 500 पोस्ट के अराउंड वैकेंसीज हमें इस टाइम पे मिली हैं। और अगर हम जैसे जब नोटिफिकेशन आई है 25 ऑफ जून को से लेकर 6 ऑफ दिसंबर की अगर आप बात करोगे, जब प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन है हमारे पास ना ऑलमोस्ट 5 महीने के करीब है। तो 5 महीने में अगर वो बच्चा जिसने एक बार भी तैयारी नहीं करी है तो इजीली जो प्रीलिम्स का सिलेबस है कवर हो सकता है, रिवाइज हो सकता है, पीवाईक्यूज हम अटेम्प्ट कर सकते हैं और टेस्ट सीरीज भी हम लगा सकते हैं। तो 5 महीने बहुत ज्यादा होते हैं किसी भी प्रीलिम्स पेपर की तैयारी करने के लिए। हम मेंस की इसमें बात नहीं कर रहे हैं बिकॉज मेंस के लिए हमें टाइम मिलेगा अलग से, लेकिन जो 5 महीने ये हमारे पास है ना, इसमें आपको प्रीलिम्स के लिए बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करनी है क्योंकि कंपटीशन का लेवल जो है काफी ज्यादा बढ़ चुका है। इसमें आपको अलग अलग सब्जेक्ट्स देखने को मिलेंगे, जैसे हिस्ट्री है, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, करंट अफेयर्स, यूपी के रिगार्डिंग जो जीके आएगी वो भी आपने पढ़नी है। तो ये सब आपको मेंस में हेल्प करेगा, नो डाउट। मेंस के टाइम पे बस हम लोगों को क्या करना होगा, मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी होगी। अगर हमें एक बार और प्रैक्टिस हो गई कि भाई कोई भी क्वेश्चन अगर आता है तो उसका ये इंट्रोडक्शन लिखते हैं, ऐसे बॉडी में बुलेट पॉइंट्स को ऐड करते हैं, ये सब हेडिंग्स आती हैं, और कंक्लूजन जो है वो किस तरीके से इंटरलिंकेजेस करके किया जाता है विद द करंट अफेयर्स और विद द मॉडर्न सिनेरियो, तो ये चीजें हमें आ जाएंगी विद इन 15 to 20 डेज। बट हाँ, कंसिस्टेंसी चाहिए होगी हमें, बट वो कहाँ नहीं चाहिए होती। हमारा मेन फोकस इस टाइम पर ये है कि प्रीलिम्स की हम तैयारी अच्छे से करें, कम से कम इन 5 महीनों में। ओके, तो ये जो वीडियो है आपके लिए, ये प्रॉपर ऐसे यूपी की तैयारी के लिए नहीं है, ये आपका यूपी में जो हिस्ट्री की स्ट्रैटेजी है उसके रिगार्डिंग है। क्योंकि हिस्ट्री से ना आप जैसे काफी क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं, 25 to 30 क्वेश्चंस जो हैं वो आपके हिस्ट्री सब्जेक्ट से आते हैं। वैसे बहुत सारी चीजें आएंगी आपकी, इसमें आपका एंशंट एडेड है, मिडिवल है, मॉडर्न है, कल्चर वाला पार्ट है। तो ये 4 चीजें आपने मान के चलनी है। इसमें मैं आपको पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया या वर्ल्ड हिस्ट्री कवर नहीं करवा रही हूं क्योंकि इसमें से क्वेश्चंस नहीं आते हैं। आ जाएगा तो मे भी एक क्वेश्चन आ जाएगा, बट उसके लिए पूरा मॉड्यूल पढ़ना इज नॉट एडवाइजेबल। ठीक है, तो कम से कम इन क्वेश्चंस को अगर आपने टैकल करना है जो कि पेपर का 25% 20% एरिया कवर कर रहे हैं, तो इसके लिए आपको बहुत अच्छे से जो सोर्सेज हैं वो पता होने चाहिए। अब दिक्कत हिस्ट्री के साथ ये है ना कि इसमें ना बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो नहीं पढ़ने वाली होती। अब आप डिफरेंट बुक्स को रेफर करोगे, एनसीईआरटीज को पढ़ोगे, फिर एंशंट की अलग कोई स्टैंडर्ड बुक होगी, फिर मिडिवल की कोई और बुक होगी, मॉडर्न के लिए स्पेक्ट्रम पढ़ोगे, फिर कोई और बुक मिल जाएगी, कोई और रेफर कर देगा कि तुम प्लासिडो पार्टीशन पढ़ लो, तुम जो है बिपिन चंद्रा पढ़ लो। तो बहुत ऐसे सोर्सेज आपके सामने बिखरे पड़े होंगे। आपने जब पेपर की तैयारी करनी है, देन यू हैव टू ट्राई टू कंसोलिडेट योर नोट्स, की चीजों को ना बिखेरना नहीं है हम लोगों ने। हमने एक लिस्ट बनानी है कि भाई एंशंट हिस्ट्री मुझे करनी है, इसके लिए मेरे पास 2 सोर्सेज हैं। पहली बात तो जो मेरे नोट्स हैं वो मैंने पढ़ने हैं, अगर मैंने बनाए हुए हैं तो। अगर नहीं बनाए हुए हैं, सबसे पहले मैं करूंगा एनसीईआरटी। इस बार जो नई एनसीईआरटीज आई हुई है ना 6th 7th 8th क्लास की, वो बहुत अच्छी एनसीईआरटीज हैं, काफी सारी चीजें उसमें इंक्लूडेड हैं और ना क्रोनोलॉजी दी हुई है प्रॉपर। पहले वाली एनसीईआरटीज में ना जो आर पास्ट 1 2 3 एनसीईआरटीज हुआ करती थी, उसमें ना बहुत हैफाजर्ड मैनर में सिलेबस दिया होता था। ये एनसीईआरटी काफी अच्छी हैं और आपको एक ना क्रोनोलॉजी क्लियर करवा देंगे कि किसके बाद कौन सी डायनेस्टी आई, कौन सी डायनेस्टी कौन से एरिया में रूल कर रही थी, किसने किसको हराया, कौन सी बैटल का क्या नाम है। तो ये सब आपको यहाँ से पता लग जाएगा। लेकिन दिस इज नॉट द इनफ और सफिशिएंट रिसोर्स। इसके अलावा आपको जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं वो थोड़ी सी पढ़नी पड़ेंगी। जैसे अगर हम एंशंट की ही बात करें, एंशंट के लिए आपको एक तो एनसीईआरटी हमने करी है, साथ में ना आर.एस. शर्मा की एक बुक है जो ओल्ड एनसीईआरटी है हमारी, तो वो करनी बड़ी जरूरी है। इसमें ना आपका जैसे सदरन वाला जो पार्ट है वो भी इसमें थोड़ा बहुत कवर होता है। और साथ में तमिलनाडु की एनसीईआरटी है 9th क्लास की, जो हम लोगों को पढ़नी है फॉर सदरन एम्पायर, जिसमें जैसे विजयनगर हो गया, चोल, चेरा, पांड्या, ये सारे जो आते हैं ना वो इस एनसीईआरटी में काफी अच्छे दिए हुए हैं। ठीक है, अगर आप ये चाहते हैं कि भाई एंशंट के लिए मैं 3 बुक्स नहीं पढ़ना चाहता या पढ़ना चाहती, मिडिवल के लिए भी सेम होगा, 3 बुक्स होंगी, मॉडर्न के लिए भी 3 बुक्स होंगी, तो अगर आप ये बहुत ज्यादा अपनी तैयारी को बिखेरना नहीं चाहते हैं, देन यू कैन इजिली ज्वाइन आवर कोचिंग, जिसमें हम आपको पूरा जो सिलेबस है वो स्टार्टिंग टू एंड करवाएंगे। अब अगर हमारे पास 5 महीने है ना, तो हमें चीजें पढ़नी है थोड़ी सी सिलेक्टिवली, क्योंकि पेपर में ना जो मुझे लगता है कि आएगा, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट कि भाई आप सब कुछ ही पढ़ ले। क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के जो एनालिसिस हैं वो अगर हम देखें ना,
तो जो है ना काफी पैटर्न हम निकाल सकते हैं इसमें से। जैसे आई टेल यू की भी जैसे प्रीलिम्स है उसमें ना कुछ ट्रेंड्स हैं हमारे पास जिसमें से क्वेश्चन बनकर आता है। जैसे मैं आपको अगर ट्रेंड बताऊं, क्रोनोलॉजी से क्वेश्चन आता है कि भाई 4 इवेंट दिए हुए हैं मैंने, इनको लगाओ पहले कौन सा हुआ, बाद में कौन सा हुआ और कौन सा किसके बाद हुआ। इस पे क्वेश्चन आता है। मैच द फॉलोइंग पे क्वेश्चन आता है कि यहाँ पर 4 चीजें लिखी हुई हैं, यहाँ पर 4 चीजें लिखी हुई हैं, बताओ कौन सा किस साथ करेक्टली मैच्ड है। इसमें कोई ट्रीटी हो सकती है, इसमें कोई बैटल हो सकती है, इसमें किसी भी राजा के द्वारा किया गया कोई काम हो सकता है। तो सारा मैच द फॉलोइंग में आता है। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, 2 स्टेटमेंट 3 स्टेटमेंट क्वेश्चन जो है इजीली आपको मिल जाएंगे। मेन फोकस जो होगा वो होगा 2 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस पे। इसमें ना यूपीएससी की तरह नहीं है कि आपको 4 स्टेटमेंट दे दी और बोला कि बताओ इनमें से कितनी स्टेटमेंट करेक्ट हैं। कौन से करेक्ट है नहीं पूछ रहे हैं, कितनी करेक्ट है ये पूछ रहे हैं। तो यूपी का अभी तक वो ट्रेंड आया नहीं है, तो इसके लिए हमें उसके लिए ज्यादा चिंता करने की जरूरत है नहीं। यूपी की जो हिस्ट्री है उससे हल्का सा कनेक्ट फील होना चाहिए। सोर्सेज कि भाई ट्रैवलर्स इंस्क्रिप्शंस कहाँ मिली हैं, किस इंस्क्रिप्शन में किस राजा का नाम था, कौन जो ट्रैवलर है किस राजा के टाइम पीरियड पर आया था। फिर आपकी पर्सनालिटी फोकस, चाहे वो मॉडर्न इंडिया है चाहे वो एंशिएंट इंडिया है, जिसमें राजा राम मोहन रॉय हो गया, ज्योतिबा फुले हो गए, स्वामी दयानंद सरस्वती हो गए, महात्मा गांधी, इन सब के द्वारा किए गए जो भी काम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम में पूछे जाने के लिए। इसके अलावा कल्चर फोकस है, मेनली जो कल्चर वाला पार्ट है थोड़ा सा कम आता है, लेकिन फिर भी ना जो से मैच द फॉलोइंग में आ जाएगा तो उसके लिए भी ना बहुत सिलेक्टिवली आपको पढ़ना पड़ेगा। पूरा कल्चर करके जाने की हमें जरूरत नहीं है। कुछ टेम्पल आर्किटेक्चर हमने करना है, हमने बुक्स पढ़नी है, हम लोगों ने पेंटिंग्स वाला चैप्टर करना है, डांस जो क्लासिकल वाले हैं वो हमने पढ़ने हैं। तो बहुत ज्यादा कल्चरल स्पेसिफिक हम नहीं रखेंगे, सो दैट हमारा जो मेन फोकस है मॉडर्न हिस्ट्री और मिडिवल इंडिया ये हमारा पूरा हो सके। और साथ ही मैप की मेमोरीज कि भाई कौन सा किंगडम कहाँ पे था, तो हल्का सा उसका आइडिया रहेगा। अब ये मैंने आपको बताया तो है कि भाई ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, क्या मेरे पास कोई एविडेंस है इस चीज का? तो यस एविडेंस है मेरे पास इसका। अगर हम PYQs देखें, देखो जो करेक्टली मैच्ड वाले होते हैं, जैसे मैच द लिस्ट में हमने देखा तो ये क्या है, कॉपर कॉइन है, दीवान क्या काम करता था, जैसे अकबर के टाइम की बात चल रही है, ये अकबर मिडिवल इंडिया से क्वेश्चन है ये कि ये जो चीजें हैं ये क्या क्या थी, कि कोई टैक्स है या कोई कलेक्टर है या क्या है बेसिकली, ये तो बताना है आपने कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। इसके अलावा ये डिफरेंट डायनेस्टीज हैं आपकी, इनकी कैपिटल्स मैच द फॉलोइंग में पूछी हुई हैं। तो जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि जैसे काकातीय डायनेस्टी है, अगर आपको यही नहीं पता कि वो आंध्र प्रदेश वाले एरिया में थी, वारंगल वाले एरिया में थी, अगर आपको लगता है कि ये तो उड़ीसा वाले एरिया में थी, तब तक तो हम क्वेश्चन ठीक नहीं कर सकते ना अपना। तो आपको जो जगहें हैं कि किस डायनेस्टी का क्या एरिया था, अगर आपको ये पता है तो इजीली आप गेस कर सकते हैं कि कैपिटल क्या होगी, है ना। इसके अलावा जैसे ये ट्रीटीज हुई हैं, ये कौन से साल में हुई हैं, तो हमने कैपिटल्स देखी, ट्रीटीज देखी, किस राजा ने क्या काम किया, तो ये सब पे आते हैं मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चंस। 2019 से लेके 2025 तक के जो ट्रेंड हमने देखे हैं उसमें ये वाले जो क्वेश्चंस है सबसे ज्यादा है। तो आपको ना मे बी एक चीज पता हो इसमें से, तो एक चीज पता होने के बावजूद भी जो है आप तीनों चीजों को सही कर सकते हैं। मैच द फॉलोइंग का ये सबसे बड़ा फायदा होता है। जैसे कई बार क्या होता है ना कि कितनी स्टेटमेंट करेक्ट है चारों में से, वो मे भी गलत हो जाए कि यार 2 तो पता है कि सही है बट फिर भी 2 ऑप्शंस तो रह गए ना। तो ऐसे वाले क्वेश्चंस आपको एज दिलाते हैं बाकी बच्चों से। इसके अलावा जैसे हम कहें कि क्रोनोलॉजिकल वाइज क्वेश्चन आते हैं, क्रोनोलॉजी के क्वेश्चन है कि भाई ये 4 इवेंट्स दिए हुए हैं आपको, बताओ सबसे पहले कौन सा हुआ, लास्ट में कौन सा हुआ। इसके अलावा बैटल्स दी हुई है कि ये बैटल कहाँ कहाँ पर हुई वो भी पूछा हुआ है, कब कब हुई वो भी पूछा हुआ है, तो क्रोनोलॉजी में क्वेश्चन भी आ जाएगा और मैच द फॉलोइंग से क्वेश्चन भी आ जाएगा इसी पैटर्न में। तो जो भी बैटल हुई है, चाहे कोई जैसे इंपॉर्टेंट बैटल्स हम लोगों ने देख रही है, बैटल ऑफ खानवा, बैटल ऑफ सरायगढ़, बैटल ऑफ हल्दी घाटी, तो बैटल ऑफ पानीपत, तो बहुत सारी बैटल्स ऐसी हैं जो बहुत फेमस है पूरी हिस्ट्री में, तो कम से कम वो तो पता होनी चाहिए। लेकिन बैटल्स में आप ऐसे मत करना कि यार कौन किसने किसका साथ दिया था, कितने लोग उनके मरे थे, कितने घोड़े मर गए थे, ये हमें नहीं करना। बहुत माइन्यूट डिटेल्स में हम नहीं जाएंगे। मेजर जो फोकस होगा आपका वो होगा बैटल के कॉज पे और बैटल के आउटकम पे, कि इसके होने के कारण क्या थे और इसके होने की वजह से हुआ क्या। ठीक है। इसके अलावा असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चंस आते हैं कि भाई एक असर्शन दिया हुआ, उसका क्या स्टेटमेंट, ये रीजन सही दिया हुआ है या नहीं है, क्या स्टेटमेंट सही है या नहीं है, तो ये सारे क्वेश्चंस हैं। अब इसमें ना मेनली जो क्वेश्चंस हैं वो मिडिवल इंडिया में जो मुगल एम्पायर है ना वहां से आए हुए हैं। तो आपको पूरा मिडिवल इंडिया करने की बजाय मुगल एम्पायर ज्यादा अच्छे से करना है, जिसमें आपको
अकबर की पॉलिसीज और इस पूरे मुगल एम्पायर का जो आर्ट एंड आर्किटेक्चर है उस पे ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि मुगल आर्किटेक्चर ना यूपी वाले एरिया में बहुत ज्यादा फेमस है, तो यूपी की हिस्ट्री से भी करके कनेक्ट पूछेंगे आप लोगों से वो। तो यू हैव टू हैव द आइडिया कि भाई कैसे हमें तैयारी करनी है। ये जो सिलेक्शन ऑफ टॉपिक्स है ना ये बहुत जरूरी है। अगर आप हिस्ट्री में ही पूरे 2 महीने निकाल दोगे तो ये ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी ये कब करोगे आप, है ना। तो 150 क्वेश्चंस में से आप अगर इस पे ही फोकस करते रहोगे तो बाकी सबसे छूट जाएगा हमारा। तो हमें थोड़ा सा स्ट्रैटेजी इस तरीके से बनानी है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं कि भाई जो सबके सही होंगे वो मेरे भी सही होंगे, तभी कट ऑफ में मेरा नाम आएगा कहीं पे। मुझे वो सब नहीं करना है कि भाई ये वाला क्वेश्चन ना उन बच्चों को नहीं आता होगा, ये मुझे आता है, बस फिर आपको फिर वही आता होगा, तो जो बाकी और चीजें हैं वो हमारी मिस आउट हो जाएंगी, वो हम चाहते नहीं हैं। इसके अलावा जैसे क्वेश्चंस यूपी से कनेक्ट करके पूछेंगे आप लोगों से। अब जैसे इसमें हड़प्पन सिविलाइजेशन है तो एंशिएंट इंडिया का टॉपिक ना, बट पूछा गया है कि जो मंडी साइट है वो कौन से स्टेट में है, तो क्योंकि वो उत्तर प्रदेश में थी तभी जो है क्वेश्चन आपका यूपी से कनेक्ट हो चुका है। ठीक है, ऐसे ही मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने आजादी का अमृत महोत्सव मनाया था, द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ शहीद राम प्रसाद बिस्मिल इन जून 2021 एट विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इन उत्तर प्रदेश। तो इसमें आप देखो राम प्रसाद बिस्मिल और उत्तर प्रदेश की ज्योग्राफी कनेक्ट कर दी। अब क्योंकि 2021 का पेपर है ना ये वाला, तो इसमें सीधा क्वेश्चन पूछा हुआ है, करंट अफेयर, यूपी का लोकेशन, ज्योग्राफी और हिस्ट्री ऑफ इंडिया, तीनों कनेक्ट करके जो है क्वेश्चन पूछा गया। तो इसके लिए हमें तैयार रहना है, ये जो पैटर्न है ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्रैक करना। ओके, इसके अलावा जैसे पर्सनालिटीज पर क्वेश्चन पूछा गया है कि किसने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल को फाइंड किया था, उसके पर्सन का नाम बताना है। कौन ऐसा पर्सन था जिसने कभी भी इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन को ज्वाइन ही नहीं, उसका प्रेसिडेंट ही नहीं बना वो। तो ये है क्वेश्चन आपके पर्सनालिटीज पे, तो ये भी फोकस हमें करना है। तो आपकी जो तैयारी होगी उसमें मॉडर्न इंडिया जो है वो हमारी मेन प्रायोरिटी है। इसके अलावा फिर आता है हमारा मिडिवल इंडिया, बट उसमें बहुत सिलेक्टिव टॉपिक्स हम लोगों को करने हैं। और फिर आता है एंशिएंट एंड कल्चर वाला पार्ट, पहले एंशिएंट और फिर कल्चर। तो मॉडर्न इंडिया, मिडिवल का सिलेक्टिव पोर्शन, देन एंशिएंट एंड देन कल्चर, ये 4 चीजें हैं जो हम लोगों ने इस तरीके से फॉलो करनी है। और आपको पीवाईक्यूज पता लग गए हैं कि भाई कैसे कैसे कल्चर से भी क्वेश्चन आ, जैसे कल्चर से क्वेश्चन कैसा है, चरक संहिता, अब सबको पता है कि चरक ने लिखी है ये, लेकिन इसमें कितने चैप्टर्स हैं, कितने सेक्शंस हैं, ये तो कम से कम पता होना चाहिए ना हमें। ये एनसीईआरटीज में दिए हुए सारे फैक्ट्स, जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको दिखाए हैं ना अभी, ये सब एनसीईआरटी से हैं। तो लेकिन ये एनसीईआरटीज में ना आप पढ़ोगे ना, जैसे आपको ये क्वेश्चन दिखाया मैंने, आप ये पता लगा लोगे कि ये जो क्वेश्चन है वो किस एनसीईआरटी से, कौन चैप्टर से, कौन से पेज से आया है। लेकिन जब आप एनसीईआरटी पढ़ रहे होते हो ना, तब आपको इतना आइडिया नहीं लगता कि यार इसमें से ऐसे क्वेश्चन बन सकता है। इसीलिए सबसे पहले जरूरी है पीवाईक्यूज की एनालिसिस, ये बहुत जरूरी है। और जब तक पीवाईक्यूज का पैटर्न, ट्रेंड आपको नहीं पता, तब तक तैयारी के लिए बुक उठाना भी वर्जित है। उसके लिए आपको पीवाईक्यूज पता होने चाहिए। और पीवाईक्यूज हमारे चैनल पे हम लोग ना हर सब्जेक्ट के अभी वीडियोस डालेंगे, जिसमें हिस्ट्री के सारे पीवाईक्यूज में करवाऊंगे आपको पिछले 5-6 सालों के। तो काफी 200 को क्वेश्चन है हमारे पास वो जो पीवाईक्यूज में आए हुए हैं, उससे आपको इतना सही आइडिया लगेगा ना कि यार पेपर में तैयारी करनी कैसे है। सो यूल हैव टू वेट फॉर दैट, हम इसको 1-2 दिन में अपलोड करेंगे वीडियो, बट पीवाईक्यूज का एनालिसिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो मैंने आपको जो बताया ना कि भाई ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसके पीछे कोई रीजन है ना, कुछ एविडेंसेस हैं हमारे पास, तभी हम बता पा रहे हैं कि भाई ये ट्रेंड है, ये पैटर्न है, इसको ही फॉलो करना है हमें। और ऐसा नहीं कि ट्रेंड को फॉलो करते हुए ना हम वो चीजें छोड़ दे जो आ सकती हैं, है ना। तो मतलब कई बार ऐसा होता है कि गूगली भी पड़ जाती है कि हमने सोचा कुछ और होता है लेकिन पेपर में क्वेश्चन कुछ और आ जाते हैं, है ना। तो उसके लिए अपने आप को ना तैयार करके रखना है। पेपर में जो आपकी पर्सनालिटी है ना वो पेपर सॉल्व करती है, आपकी नॉलेज बहुत ना पीछे रह जाती है। पर्सनालिटी पर काम करना जरूरी है हमारे लिए, क्योंकि ना हम घबरा जाएं पेपर देख के, उसके बाद जो 2 घंटे होते हैं ना हमारे पेपर के, वो सारे वेस्ट हो जाते हैं। घबराना हमने नहीं है। पेपर में जो चीजें आपको आती हैं वो सबको आती होंगी, आपको जो नहीं आती हैं वो बाकियों ने भी नहीं पढ़ी होंगी अच्छे से। तो थोड़ा बहुत मेहनत, थोड़े बहुत लक फैक्टर के साथ आप जाना, विश्वास के साथ जाना, और पेपर में जो आप बैठोगे ना तो उसकी प्रैक्टिस आपको बहुत पहले से करनी पड़ेगी। आपको हर रोज एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, आपको हर संडे, हर 15 दिन बाद एक फुल लेंथ टेस्ट देना पड़ेगा। चाहे तैयारी है चाहे नहीं है, पेपर में बैठना कैसे है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पेपर ना आते हुए भी उसमें कट ऑफ तक पहुंच जाना, यही तो टैलेंट है। और इसके लिए ना सिर्फ एक स्ट्रैटेजी है,
MCQs की प्रैक्टिस और फुल लेंथ टेस्ट्स का प्रैक्टिस प्लस उनकी एक्सप्लेनेशन की रिवीजन। ठीक है, तो ये हमारे लिए काम की चीज है, ये जो है आपको करना पड़ेगा। एंड इफ यू कैन डू दिस बाय ऑन योर ओन तो अच्छी बात है। अगर आपको लगता है कि मैं अकेला तो मैं नहीं कर पाऊंगा ये सब, आई नीड सम गाइडेंस, आई नीड सम मेंटरशिप, देन वी आर हियर फॉर यू गाइस। ओके, अब ये हायरार्की हमने जैसे बात करी, पहले मॉडर्न इंडिया हमने करना है, फिर एंशिएंट आर्ट एंड कल्चर, यूपी की स्पेसिफिक हिस्ट्री बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मिडिवल इंडिया है ना, मतलब 4th नंबर पर है, क्योंकि इसको ना सिलेक्टिवली हमने करना है, तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस थोड़े से इसमें कम आते हैं। एंशिएंट इंडिया और आर्ट एंड कल्चर के दोनों के मिला के ज्यादा आते हैं, बट अगर इसको अगर हम अलग अलग कर देंगे ना, सो एंशिएंट पहले आएगा, फिर मिडिवल इंडिया एंड देन योर कल्चर इज देयर। ओके, सो यूपी की हिस्ट्री भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ के जानी है, छोड़ नहीं सकते हैं इसको किसी भी हालत में। ओके, एंड एंशिएंट हिस्ट्री में क्या क्या पढ़ के जाएंगे हम, इसका भी पता होना चाहिए ना हमें। पॉलिटिकल हिस्ट्री, यार ना क्रोनोलॉजी पता होनी चाहिए कि पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन आई है, फिर वैदिक एज आया है, फिर महाजनपदों का टाइम आया है, उसमें मगध काफी एम्पावर्ड हुआ है, फिर मौर्यन एम्पायर आया है। तो करते 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 ना काफी आपको जो क्रोनोलॉजी है वो पता होनी चाहिए। तो राजा कौन थे, किसने क्या सिग्निफिकेंट अचीवमेंट्स हासिल करी हैं, वो हमें आइडिया रखना है। साथ में उनके द्वारा प्रमोट किया हुआ सारा स्कूल ऑफ थॉट, रिलीजन, फिलोसफी, जैनिज्म, बुद्धिज्म, आजीविका, चरवाक, लोकायत, तो ये सारी चीजें अपने को पता होनी चाहिए, है ना। आर्ट एंड कल्चर, सारे स्तूप, टेम्पल, स्कूल ऑफ थॉट्स, कौन सी केव किसको डेडिकेटेड है, किसने दी है, कहाँ पर वो हिल्स प्रेजेंट हैं जहां पर केव्स बनी है, लोकेशन क्या है, ये आइडिया होना बहुत जरूरी है। सोसाइटी कैसी है, ट्रेड अच्छा है या नहीं, कॉइन्स कैसे इन्होंने प्रमोट करे हैं। जैसे हम कहते हैं कि सबसे पहले जो गोल्ड कॉइन है वो कुषाण के टाइम पर आए थे, जो इन्वेडर थे बेसिकली हमारे यहाँ। बट जो गोल्ड कॉइन्स का चलन है ना, जो काफी ज्यादा फेमस हुआ था गुप्त एम्पायर के टाइम पे, तो काफी सारे गोल्ड कॉइन आ गए थे इसके टाइम पे। तो कहने का मतलब ये है कि ये सब चीजें हमें कैसे पता लगेंगी, व्हेन वी हैव एनालाइज्ड ऑल द PYQs एंड ऑल द NCERTs हैव बीन रेड बाय अस, है ना। तो अगर आप पढ़ सकते हैं तो दैट्स वेरी गुड फॉर यू गाइस, अगर आप नहीं पढ़ सकते हैं देन वी कैन हेल्प यू। इसके अलावा डिफरेंट सोर्सेज, वही ट्रैवलर्स, आर्कियोलॉजिकल साइट्स, ऑथर्स, किसने कौन सी साइट को एक्सकवेट किया है, ये सारी बातें। और इसमें साथ में जो यूपी की हिस्ट्री है बहुत काम आएगी, बिकॉज ना बुद्धिज्म हो गया, चाहे जैनिज्म हो गया, चाहे डिफरेंट कल्चरल एस्पेक्ट हो गए, यूपी काफी मतलब मेन स्टेज पे रहेगा, क्योंकि एक तो स्टेट है बहुत बड़ा, ऊपर से ना काफी सारी चीजें हुई भी यहीं पर ही है। तो जैसे वाराणसी, काशी, काफी सारे जो महाजनपद है वो यूपी के एरिया के आसपास है, मगध यहाँ पर है, मॉडर्न एम्पायर यहाँ पर है, तो पूरी हिस्ट्री ऑफ यूपी ना हिस्ट्री ऑफ इंडिया से अलाइन करती है। तो ये आपके लिए एक अच्छी बात भी है वैसे देखा जाए तो, बट हाँ ये है कि थोड़े से सोर्सेज हमें और बढ़ाने पड़ेंगे इसमें। मिडीवल की बात करोगे तो दिल्ली सल्तनत की हमने देखनी है पूरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स। इसमें ना बस आर्ट पे ध्यान देना है इनकी, कि पेंटिंग्स किसने ज्यादा प्रमोट करवाई, किस टाइप की पेंटिंग प्रमोट हुई थी, एंड दैट्स ऑल। एंड भक्ति सूफी मूवमेंट के बस जो इनके किस रीजन में ये फैला हुआ था पूरा मूवमेंट, और कौन इसके सिग्निफिकेंट लीडर्स थे, है ना, तो ये पता हो। मुगल्स में आपने मेन फोकस रखना है अकबर पे। अकबर का जो टाइम पीरियड था ना वो बहुत सही टाइम पीरियड था, उसने कई सारी चीजों को शुरुआत किया, कई चीजों को खत्म भी किया, जैसे जजिया टैक्स खत्म कर दिया उसने, पिलग्रिमेज टैक्स खत्म कर दिया हिंदूज के ऊपर से। तो इसका जो टाइम पीरियड है ना, इसके ऊपर क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछे जाते हैं, ये हम करेंगे। और साथ में ना जो औरंगजेब वाला टाइम है वो भी बड़ा फेमस है यहाँ पे, है ना। तो औरंगजेब ने क्या क्या किया आफ्टर हिज डेथ इन 1707, क्यों मुगल एम्पायर डिक्लाइन कर गया, इसी वजह से कर गया क्योंकि पिछले 40-50 साल से जो इसने रूल किया था ना, उसने इस पूरे एम्पायर को कर दिया था कंसोलिडेट, चाहे वो राजपूत हो, चाहे वो मराठास हो, चाहे कोई भी हो, हर किसी के घर जाके इन्वेजन किया था इन लोगों ने। तो एम्पायर के जो बाउंड्रीज है वो काफी ज्यादा बढ़ा दी थी ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ औरंगजेब। ठीक है, रीजनल पावर्स मराठा, विजयनगर, अवध, राजपूत, ये पता होने चाहिए। जब हम मुगल्स करेंगे ना तो इजीली हम इसको कवर कर लेंगे। सो दैट्स योर मिडिवल इंडिया। ठीक है, थोड़ा सा बस हम इसको ओवरव्यू से ही देखेंगे, बहुत सिलेक्टिवली हम लोगों को करनी है सारी चीजें। इसके अलावा मॉडर्न हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, मेन जो क्वेश्चंस है वो इससे आते हैं। सबसे पहले जो कंपनी का रूल होगा 57 से 1857 तक, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। कौन सी कब बैटल हुई और इन्होंने कौन कौन से एक्ट्स को साइन किया, फैक्ट्री एक्ट हो गया तुम्हारा, मतलब इसके अलावा जो 1858 का क्वीन विक्टोरिया वाला प्रोक्लेमेशन हो गया। तो काफी सारी चीजें जो हैं एक्ट्स के थ्रू पूछी जाती हैं यहाँ पे। फिर आपका 57 का रिवोल्ट हो गया। यूपी के डिफरेंट सेंटर्स बड़े क्रूशियल होंगे यहाँ पे, क्योंकि मेन जो लड़ाई है वो लड़ी ही यहाँ पर गई है।
85 से फिर कांग्रेस से लेकर फिर पूरा मॉडरेट्स, रिफॉर्म्स, प्रेस, देन एक्सट्रीमिस्ट्स का फेज, स्वदेशी, होम रूल, वर्ल्ड वॉर वन में इंडिया का कंट्रीब्यूशन, एंड अल्टीमेटली गांधी जी आएंगे एंड मास मूवमेंट, एंड लास्ट में इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। ये जो पोर्शन है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसको करने से पहले अगर आपने PYQs नहीं देखे तो इसको करने का कोई बेनिफिट भी आपको नहीं मिलेगा। So you have to focus on PYQs first and then prepare a strategy for your preparation. Okay. यूपी स्पेसिफिक हिस्ट्री के लिए, जैसे इसमें जितनी भी हिस्ट्री हमने इंडिया की करी है ना अभी, तो वो जो यूपी से अलाइन होती है सारे के सारे, वो तो आपने बहुत अच्छे से करनी है। महाजनपद आप जब इंडिया वाले के लिए करोगे तो यूपी के लिए भी करने पड़ेंगे, बिकॉज ये सारे के सारे जो किंगडम्स हैं, मगध हो गया, कौशल हो गया, ये सब इसी एरिया के आसपास ही तो थे, तो उसके साथ कनेक्शन बहुत जरूरी है। इंडिया का फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट में चाहे कोई भी इवेंट हो, जैसे जैसे मान लो हम चोरा चोरी हत्याकांड की बात करते हैं, गोरखपुर इंसिडेंट जिसमें नेशनल नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को हमने फिर वापस लिया था जिस वजह से, तो यूपी में ही हुआ था। तो वो यूपी में क्यों हुआ, और इसकी लोकेशन हो गई या इसका सिग्निफिकेंस हो गया, इसके ऊपर चीजें पूछी जाएंगी आपसे। तो यूपी की हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, सेम एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न, तीनों में इसका जो कंट्रीब्यूशन है वो अपने को पता होना चाहिए। ओके, एंड यस वी हैव एनालाइज द PYQs पैटर्न। क्रोनोलॉजी पे क्वेश्चन है, मैच द लिस्ट पे हैं, स्टेटमेंट बेस्ड हैं, और यूपी की लिंकेजेस हैं, जिसमें आपको मैंने क्वेश्चंस दिखाए जिससे आपको हल्का सा आइडिया लगेगा कि हमें तैयारी किस जोन में जाके करनी है। ओके, रिसोर्सेज NCERTs रखेंगे बेस, स्टैंडर्ड बुक्स जो होंगी हमारे, जैसे RS शर्मा हो गई, बिपिन चंद्र हो गई, स्पेक्ट्रम होगी, वही हमने करने हैं। कल्चर के जो नोट्स हैं वो किसी एक बुक में आपको नहीं मिलेंगे, बहुत सिलेक्टिवली आपको करना पड़ेगा। सो यू हैव टू हैव द कंटेंट विद यू। कंटेंट इकट्ठा करने में ही आप पूरे 5 महीने मत निकाल देना, जस्ट टेक सम गाइड, टेक सम मेंटरशिप की भी मुझे इस चीज के नोट्स चाहिए, क्रिस्प एंड क्लियर, और मेन जो मेरा फोकस होगा वो किसके ऊपर होगा, MCQs प्रैक्टिस पर होगा, इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं करना। ओके, यूपी के हिस्ट्री के नोट्स हो आपके पास, PYQs की फाइल हम आपके साथ शेयर करेंगे, एंड रिवीजन शीट्स। जब भी आप पढ़ो कुछ ना कुछ लिखते रहा करो साथ साथ, है ना, मतलब क्योंकि ना हमारी मेमोरी बहुत शॉर्ट टर्म लेवल पे काम करती है। जब तक आप चीजों को पढ़ के थोड़ा सा लिखते नहीं है ना साथ साथ, और फिर उस रिवीजन शीट को आप नहीं रिवाइज करते हैं, तब तक हमारी तैयारी बिल्कुल अधूरी रहती है। पेपर में बैठ के ये समझ में आता है कि यार हाँ ये मैंने ना पढ़ा था बट मैंने ना याद नहीं किया ये। तो जब तक आप चीजों को याद करने के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ोगे तब तक पेपर में हमारी सिलेक्शन बहुत मुश्किल हो जाती है। सो यू हैव टू फोकस ऑन दी मेमोरी एज वेल। जो हम कहते हैं ना कि रट्टा मुझसे नहीं लगता है, तो रट्टा नहीं लगता है भाई साहब तो पेपर की तैयारी नहीं हो सकती। कॉन्सेप्ट समझा देंगे, लेकिन अब आपको अगर कोई पूछे कि यार फॉर एग्जांपल इक्ता सिस्टम किसने शुरू किया था, अब आपको अगर यही नहीं याद कि इसको इल्तुतमिश ने शुरू किया था, तो आप कॉन्सेप्ट का क्या करोगे, इक्ता सिस्टम क्या होता है, क्या करोगे कॉन्सेप्ट का। तो कॉन्सेप्ट प्लस मेमोरी बेस्ड लर्निंग, यही दो चीजें जो हैं जो आपको आगे लेकर जाएंगी। रट्टा भी मारना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट भी समझना पड़ेगा, एक से बात नहीं बनेगी, क्योंकि प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू तीनों में आपकी यही दो चीजें ही टेस्ट होंगी। ठीक है, तो थोड़ा बहुत चीजें याद भी हमें करनी पड़ेंगी। ठीक है, याद करने के लिए निमोनिक बना लो, स्ट्रेटेजीज बना लो, इंटरैक्टिव जो सेशंस है वो हम करेंगे कंडक्ट, तो उसके लिए हम आपकी हेल्प करेंगे, बट आपको चीजें याद तो करनी पड़ेंगी। ओके, एंड यस दिस इज योर 30-day हिस्ट्री रिविजन प्लान। थोड़ा सा टाइम हिस्ट्री पर ज्यादा देना पड़ेगा, बिकॉज इसका जो कंटेंट है, इसका जो सिलेबस है थोड़ा सा ज्यादा है एज कंपेयर टू अदर सब्जेक्ट्स। तो एंशिएंट, कल्चर, मिडीवल, यूपी की हिस्ट्री, PYQs एंड टेस्ट, ये सब जो है आपने पढ़ना है 30 दिन में। 25 डेज भी आप लगा सकते हैं अगर आपने थोड़ा सा अच्छा से पढ़ा हुआ है पहले से, है ना। और डेली MCQs अगर आप नहीं करते हैं तो फिर हमारी बात नहीं बनेगी। डेली MCQs, फुल लेंथ टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट भी आपको देने पड़ेंगे, एंशिएंट का अलग, मिडीवल का अलग, मॉडर्न का अलग। तो थोड़ा सा आपको हिस्ट्री के जोन में जाना पड़ेगा। तो कोई अगर आपको बता देगा ना कि यार ये बैटल ऐसे ऐसे हुई थी और इसके ये आउटकम्स थे, चीजें याद रह जाएंगी। तो दिस क्रैश कोर्स ऑफ स्लीपी क्लासेस इज फॉर यू गाइज, जिसमें आपको सारे वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, उत्तर प्रदेश के GK लेक्चर्स हैं, टेस्ट आपको मिलेंगे, मंथली करंट अफेयर कंपाइलेशन आपको मिलेगी, एंड दिस इज ओनली एट 7499। तो अगर आपकी तैयारी आपने पहले से की हुई है, आपको लगता है कि मुझे बस नोट्स पढ़ने हैं, मैं रिवाइज कर लूंगा, मैं टेस्ट दे लूंगा, काम बन जाएगा, देन ऑल द बेस्ट टू यू गाइज, वेरी ऑल द बेस्ट, है ना। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि यार मेरे को ना थोड़ा सा कंटेंट में दिक्कत है, मेरे पास ना नोट्स नहीं है, मैं कहाँ से पढ़ूं, कंसोलिडेट करूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो यू कैन टेक दी हेल्प ऑफ स्लीपी क्लासेस।
ठीक है, जो भी आपको लगता है कि आपको हेल्प चाहिए है यूपी का पेपर निकालने के लिए, बिकॉज दिस इज अ वेरी क्रूशियल टाइम, गोल्डन चांस है आप लोगों के पास, पोस्ट्स के नंबर भी काफी ज्यादा हैं और टाइम भी आपको दिया हुआ है प्रिपरेशन का। तो प्रीलिम्स की तैयारी इजीली इन 4 से 5 महीनों में हो सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कंसिस्टेंसी आपको चाहिए है, थोड़ा सा आपको मोटिवेशन इंटरनली भी चाहिए है। सिर्फ डंडे से काम नहीं बनेगा, आपको खुद भी हो कि यार मुझे कुछ करना है, मुझे पेपर निकालना है, देन ओनली वी कैन हेल्प यू गाइस। ओके, अगर आपको लगता है कोई भी प्रॉब्लम आपको है, आप हमसे कुछ भी डिस्कस करना चाहते हैं, देन वी आर हेयर फॉर यू गाइस, प्लीज डू लेट अस नो। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।